दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 16 दिसंबर 2014 सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 6 बरस बीत गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका है। आज भी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के अलमनाक सानिया का दर्द बरकरार है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 7 दहशतगर्दों ने दाखिल होकर जिस तरह की खून की होली खेली, जिस तरह से हमारे मासूम नन्ही कलियों बच्चों को शहीद किया, उसका दुख आज भी पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमारी कौम बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो हसास लोग हैं, जो इंसानियत रखते हैं, जो इंसान के दुख दर्द समझते हैं, वो तमाम पूरी दुनिया के लोग इस वाक़े को एक दहशत गर्दी समझते हैं और ताहयात समझते रहेंगे। डेफिनेट सी बात है। और जिस तरह से जो है 144 के करीब तलबा और असातिज़ा इसमें शहीद हुए, ये अलनाक वाक़या था पाकिस्तान की तारीख़ का और ये किसी तौर से भुलाया नहीं जा सकता। और बच्चों की शहादत पाकिस्तान की हमेशा से तारीख़ में लिखी गई और लिखी जाएगी और हमेशा कायम व दायम रहेगी। आज भी जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सानिया APS के बाद जो है जिस तरह से उन्होंने आज कहा कि पूरी कौम ने मुत्तहद होकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। आज के इस अफसोसनाक जो ये जो वाक़या हो, इसके दिन के मौके पर उन्होंने आज ये भी कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर आज भी दिल अफसरदा है और साल जो है कबल अलम दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का जिस तरह से निशाना बनाया था 6 साल कबल, वो किसी तौर से नहीं भूला जा सकता। और आज इस पर चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या बाकी जितने भी लीडरान हैं, उन्होंने अपने अपने पैगामात भी दिए इस हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नेशनल टेररिज्म के तौर पर जो है, अगर मैं इसको कहूँ, देखा जाता है और इसको गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जी, इस पर तो हमने थोड़ी सी आज इनिशियली अपनी बात करी, हम बात कर रहे थे कल भी और आज भी बात करेंगे सेनेट के हवाले से कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला किया है। क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, इस पर बात होगी। लेकिन आज रज़ा रब्बानी साहब ये कह रहे थे कि 11 मार्च को रात 12 बजे जो है सेनेटर्स की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है सेनेट की, उससे पहले कैसे आप इलेक्शन करा सकते हैं। उन्होंने कहा आईनी और कानूनी तौर पे, यानी कि 2021 की बात कर रही हूँ मैं, 2021 मार्च, और उन्होंने 11 मार्च की डेट बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि रात 12 बजे जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे सारे सेनेटर्स और सेनेट, हाउस ऑफ सेनेट। तो अब उन्होंने ये सवाल किया कि फिर कैसे इससे पहले मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाए, क्या आयन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। सवाल ये है। उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि किस तरीके से ये फ़ैसला जो है वो कर सकती है आपकी जितनी भी कैबिनेट है, वफाकी कैबिनेट, उसको उन्होंने ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करते हुए कहा कि वो किस तरह से फ़ैसला कर सकती है और कैसे ये फ़ैसला कर सकती है। ये काबीना के अरकान बैठ के इस फ़ैसले को के ऊपर अमल दरामद कैसे कराएंगे, या वो इस फ़ैसले का इस बात का फ़ैसला कैसे लेंगे जो कि चीज़ उनके हाथ में नहीं है। क्या आया वाकई ऐसा है? अपोजिशन की जमातें जो कह रही हैं और जो रज़ा रब्बानी साहब आज जिस तरह से कह रहे थे, सेंटर रज़ा रब्बानी साहब ने जो बातें की हैं आज, वो भी देखने वाली हैं और उनके ऊपर भी सोचना होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमने अभी देखा है कि जी जनूबी वज़ीरिस्तान से अभी इस वक्त की ताज़ा खबर है कि जी रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और उनको पुलिस का ये कहना है कि अली वज़ीर साहब को जो है सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर गिरफ़्तार किया गया है और उनको कराची मुंतकिल किया जाएगा। तो आखिरकार ये नया पेंडोरा बॉक्स क्या खुलने जा रहा है, ये ही अभी हम इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। आज कह रहे थे लाहौर जलसे के दिन क्या कर रहा था सबने देख लिया। अब वो जलसे के ऊपर स्टिल बात चल रही है, जिसके ऊपर बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को भी तैयार है। एक दफ़ा और सिंध हुकूमत के जाने की बात हो रही है। 2 रोज़ कबल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुर्तज़ा वहाब साहब की, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हो सकता है कि अगर सिंध हुकूमत को हम तहलील कर दें तो हमें कोई मसला नहीं होगा। और आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को अगर हमने उसकी कुर्बानी देनी हुई तो वो जा सकती है, हमें कोई इससे इशू नहीं है। देखना ये कि आया क्या वाकई इस तरह की सिर्फ बातें हो रही हैं या फिर इसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी होता हुआ नज़र आएगा।
या इसी तरह से जो है वो तुंद तेज़ एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स तीर नश्तर बरसाए जाते रहेंगे। वेल इसके ऊपर हम बात करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द पैनल, टुवर्ड्स माय गेस्ट जी, सबसे पहले बैठे मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठी नुसरत वाहिद साहब हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आज हम थोड़ी सी इस पे इनिशियली बात कर लें। वन लाइनर 16 दिसंबर 2014 साने आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 बरस बीत गए हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं, हम ये देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई ना तो उनका तयन हुआ होता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें सामने नज़र आती है। हाँ, दो ये बात सही है कि इस मुल्क ने, इस कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत सारी जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, और जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं वो हम सबके सामने, और ये दुख जो है वो भूले नहीं भुलाया जा सकता। क्या कहेंगे आप इस पर? मेहरबानी रदा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 16 दिसंबर जो है हमारे मुल्क के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है। इस 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ कार्रवाई हुई, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि आप हिस्ट्री में जाएंगे और बताएंगे। और उसमें जो है 90,000 हमारे जो है फौजी ने हथियार फेंका, और जनरल नियाजी ने इस मुल्क का जो है बेइज्जती करवाई। और पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में अक्सरियत आपकी जो है अक़लियत को छोड़कर चली गई। बांग्लादेश जो बना है ईस्ट पाकिस्तान, वो अक्सरियत में था, और वहाँ उनका अभी भी ये है कि वो हमसे माफ़ी मांगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि उनके 30 लाख बंगाली जो है उनको कत्ल गरत की करके उनको हलाक किया गया, उनकी औरतों का रेप किया गया। ये इंटरनेशनल बातें हैं, ये मेरी बात नहीं है। इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में ये बातें की गई, और बंगाल के लोग अभी भी कहते हैं कि हम अपोलोजाइज करें। तो ये जो है 47 से बंगालियों से जो कुछ हुआ उसका आपने देखा। उनकी ज़बान भी उनको नहीं करने दी गई, बात करनी नहीं दी गई, उनसे जो तहस नहस हुआ। तो पहला तो 16 दिसंबर 71, और ये जो है जब जमहूरियत नहीं रहती है, आमरतें होती हैं और जनरल्स हुकूमत करते हैं, तो पाकिस्तान का यही हशर होता है। ओके। दूसरी बात, जो 16 दिसंबर 2016 में हुआ, जिसमें हमारे बच्चे शहीद हुए, और पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ, उनके जो वालिदैन कहते हैं तहकीकात कराएं, और वो जो तहकीकात हुई है स्टेट की तरफ से वो खुश नहीं है। और एहसानुल्लाह एहसान जिसको गिरफ्तार किया गया था, और वो जो मेन कल्प्रिट था उसको किसने भगाया, तो ये एक सवालिया निशान है। और उनके जो पेरेंट्स को मुतमिन किया जाए, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो पीछे कल्प्रिट्स हैं, आगे कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने जो है सही माना में उस आर्मी पब्लिक स्कूल को किन किन लोगों ने सही प्रोटेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से दहशतगर्दी हुई या कराई गई या हुई, ये सब उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में गए हैं। पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती रही है, पीपल्स पार्टी ने, और हमने सेनेट में ये बात कही भी थी कि इसकी तहकीकात कराई जाए, जिससे उसके पेरेंट्स बच्चों के मुतमिन हो। और ये जो कल्प्रिट एहसानुल्लाह एहसान भाग गया है, उसने फिर बाद में चलकर बिलावल को भी जो थ्रेट किया, धमकी दी। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये किस तरह पलती है और किस तरह ये पाकिस्तान में एक्सिक्यूट होती है। सबसे ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, ANP वाले, और दीगर जो है पाकिस्तान के जो 70,000 लोग दहशत गर्दों के हाथों से शहीद हुए हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस भी हैं और आम पाकिस्तान का शहरी भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब मिली हुई हैं, और 16 दिसंबर को आप 71 से जुदा नहीं कर सकते, और 16 दिसंबर को ये आर्मी पब्लिक से भी जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तारीखी वाक़यात हैं, और इनको क्लियरेंस होनी चाहिए। और जो चीज़ें गलतियां हुई है, इसलिए ट्रुथ और रिकन्सिलेशन कमीशन बनना चाहिए, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था।
और उसमें ये बातें खुलकर आनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, किसने कराया और ये इसके ज़िम्मेदार कौन है। ठीक है, मैं नुसरत वाहिद साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। नुसरत वाहिद साहिबा, आज 16 दिसंबर 2014 की हम पहले तो बात करें सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को, जिस तरह से मैंने कहा 6 बरस बीत गए हैं। दहशतगर्दी से हमेशा ही हमारी कौम निबर्दाज़मा रही है, क्या कहती हैं आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। ये एक ऐसा सानिया है जो आज भी उसके बारे में सोच के दिल दहल जाता है कि वो नन्ही नन्ही जाने जो स्कूल गई थी, जो जिनकी माँओं ने सुबह उन्हें तैयार करके भेजा था और ज़ाहिर है कि उम्मीद थी उनके वापसी की, और वो लंच तैयार हो रहा था या जिस तरह उनको रिसीव करना था, वो सब कुछ कहीं का कहीं चला गया। इस कदर बड़ी दहशतगर्दी जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। मेरे ख़्याल में कभी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ होगा, सिवाय इसके कि जहाँ पे जंग हो रही हो तो चलो बम गिर गया या कोई इस तरह की चीज़ गिर गई किसी स्कूल पे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन पुरअमन माहौल में, पुरअमन उसमें इस तरह का सानिया ज़ाहिर है जानबूझ के करवाया गया। किसने करवाया ये अभी तक पता नहीं चला। ये उस वक्त तालिबान थे और उन लोगों ने करवाया या जो सो कॉल गवर्नमेंट थी उसने करवाया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर उस वक्त। फिर इसके ऊपर अभी तक तहकीकात क्यों नहीं मुकम्मल हुई? आर्मी का स्कूल था ना, आर्मी पब्लिक स्कूल था, तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्मी को ही चाहिए था कि वो इनकी तहकीकात करते और आवाम को बताते, क्योंकि जिनके बच्चे गए हैं वो तो इस वक्त भी जिंदा दरगोर होंगे, क्योंकि बच्चा तो फौत हो जाता है लेकिन माँ बाप ना जिंदों में रहते हैं ना मुर्दों में। इस तरह की ज़िंदगी गुजारे होंगे। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि कौन लोग थे और क्या वो पाकिस्तानी थे, क्या हम लोगों ने कोई इस तरह की हरकत की है हमारे लोगों के अंदर से, इस वजह से ये हुआ है। तो ये इसके लिए बाकायदगी से डिमांड होनी चाहिए कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आज भी हमें पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं और उनका क्या मोटिव क्या था। ठीक है, फिर नहीं, एक मैं इनकी बात का जवाब दे दूँ। बिल्कुल। 1971 की वॉर की बात की और उसमें जब इलेक्शन हुआ तो मुजीबुर रहमान ज़्यादा वोट से जीत चुका था। यानी अगर हम 4 साल के लिए उसको दे देते या 5 साल के लिए, तो वो अगले 5 साल फिर भुट्टो के होते। लेकिन आपको याद होगा, आपने शायद कोई क्लिप्स देखी हो भुट्टो की स्पीचेस की, कि उसने कहा उधर तुम इधर हम, जो वहाँ जाएगा वो बाकायदगी से बहन की गाली दे के उन्होंने कहा कि उसका मैं ये हशर कर दूँगा। फिर हमने उनसे ज़ाहिर वो छीन लिया। वहाँ पे मुक्ति बाहिनी थे जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया, और वो मुक्ति बाहिनी कौन थे? वो ज़्यादातर हिंदू थे जो इंडिया ने सप्लाई किए हुए थे। वो मुसलमान नहीं थे, वो बांग्लादेश के भी नहीं थे। वो मुक्ति बाहिनी ज़्यादातर हिंदू थे जिन्होंने आके वहाँ पे किया। फिर होता है कि इतनी बड़ी फ़ौज ने क्यों हथियार डाले? फ़ौज 45,000 की थी, बाकी सारे सिविलियन थे। वो जो 90,000 कैद हुए उसमें सिविलियन थे। मेरे अपने वाह कैंट से वहाँ ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज से बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ पे गए हुए थे, वो भी सारे कैद भुगत के उसके बाद वो लोग वापस आए। तो ये एक गलत फिगर है इस तरह की कि जो आवाम को बताई जाती है और आवाम समझती है कि हमारी फ़ौज बुज़दिल है या उसने इतना बड़ा हथियार डाल दिया। वो तो हालात इस किस्म के थे कि वो मज़ीद नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो या इस किस्म की चीज़ हो, उस जंग को ख़त्म किया जाए। उस खून खराबे को ख़त्म करने का एक ही वो था कि चलो बस अब हम जंग ख़त्म करते हैं, हम हथियार डालते हैं, आप बांग्लादेश ले लें, हम पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान ले लें। और इस तरह ये दोनों हमारा अपना हिस्सा जो है वो कट गया, हमारे दिल के दो टुकड़े हो गए, जो आज तक ना हम एक्सेप्ट करते हैं और ना वहाँ चले जाएं। बांग्लादेश लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उसका एक्सपीरियंस मैंने ख़ुद किया है कि वहाँ जाके सिर्फ बता दो कि आप पाकिस्तानी हो, तो जो आप लोकल होटल में ढाबे टाइप उस पर बैठ के खाना खा रहे हैं कुछ भी, वो आपसे पैसे नहीं लेते। कि इतनी वो अभी भी मोहब्बत करते हैं अपने लोगों से। ये एक तकरीबकारी करवाई गई जान के, जिस तरह आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा था कि सवात का हशर, बलूचिस्तान का हशर, सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची का हशर, तो सब फ़ौज की वजह से ही ठीक हुआ ना। उन्होंने ही ठीक किया। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ वो लोग करते भी होंगे और करते रहे हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है? आज आप सियाचिन पे चले जाएं, 1 घंटा आधा घंटा गुजार के दिखा दें मुझे। मैंने वो फ़ौजी ख़ुद अपनी आंखों से देखे हैं जो वहाँ पे गए हैं, वापस आए, उनकी टांगें कट रही हैं, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, वो काँप रहे होते हैं। इतनी बर्फ़ और इतने -50 टेम्परेचर में रहना तो किसी इंसान के बस का बात नहीं है। लेकिन वो फ़ौजी कुर्बानी दे रहे हैं। हमें रियलाइज़ करना चाहिए, ठीक है बुराइयाँ होंगी, बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। ओके, ठीक है, मैं चलती हूँ अली गौहर बलोच साहब की तरफ। अली गौहर बलोच साहब, आज का दिन
16 दिसंबर का दिन 2014 की पहले बात करें, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 बरस बीत गए हैं। जिस तरह से आज तक जो जिम्मेदारान हैं इस वाक़े के, उनका तयन नहीं हो सका। क्या फेलियर है? अभी जैसे कि MNA साहिबा फरमा रही थी कि आपके दौरे हुकूमत में हुआ, आपको चाहिए था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते, फ़ौरन जो है इन्वेस्टिगेट अब करते कि किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, और ज़िम्मेदारों को हैंग करते। तो क्या समझते हैं आप अब तक? जी शुक्रिया। एक तो आपकी जो आवाज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर नहीं आ रही थी। जी, लेकिन मैं ये गुजारिश मैं करूंगा सवाल दोहरा कि- दूं क्या अपना आपको? जी जी नहीं, मुझे कुछ आइडिया हो गया है। जी, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अलमनाक सानिया था। और ये एक आपने देखा कि उसमें कितनी माओं के जो दराज है वो गुजर गए। और ये ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि उन खानदानों को दुख हुआ, बल्कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी इंसानियत जो है वो आज भी उसका गम उसी तरह से वो हरा भरा हो जाता है जिस तरह से आज उसके साथ पहले ये वाक़या पेश आया। और मैं ये गुजारिश करूँ कि ये इरफान का भी जिक्र हो रहा था, वो बिल्कुल इसके जिम्मेदारों का ये एक दहशत गर्दी का वाक़या था, मुलजमान पकड़े गए। लेकिन ये देखें कि इरफान को किसने फरार करवाया और वो किसकी गवर्नमेंट में फरार हुआ। जो फरार कराने वाले हैं और जो फरार हुआ है वही लोग जिम्मेदार हैं। उन जिम्मेदारों का आज तक हमने असम्बली के फॉरम पे बात की। ये असम्बली के फॉरम को तो वैसे भी रगत के तौर पर इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। तो मकसद ये है कि ये उसका तयन करना चाहिए और उन लोगों को कैसे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि जिन्होंने इसको एहसान को जो है वो फरार करवाया है। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में वही सकूत ढाका वाली तारीख जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि जो कश्मीर है वो मैं समझता हूँ कि सकूते मकबूजा कश्मीर जो है वो भी किसी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है उसका, कि जो काम इंडिया 72 साल में नहीं कर सका वो इसके दौरे हुकूमत में किया। तो आज हर तरफ की आवाज़ें सुनती है कि ये कश्मीर का सौदा करने वाले, ये जिन लोगों ने पाकिस्तान में मतलब है देख ले कि अगर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और इन पर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने तो कश्मीर के इशू पर हर फोरम पर इनके साथ ताउन किया। लेकिन इसके बावजूद ये नालायक हुकूमत अपनी नालायक अपनी करप्शन आज देख ले कि जो आटा और चीनी का स्कैंडल है वो भी ज़बाने रद-ए-आम है। और आज तक उनके जो लोग हैं मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी किसी की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अकाउंटेबिलिटी वाला जो एक एहतसाब कमीशन है उसको सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सही मानों में अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाती। अगर आज जो भी जिम्मेदारान है, आप मुझे बताएं कि सकूत ढाका की हमूदुर रहमान वो जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो आज तक प्रॉपर तरीके के साथ मंजर आम पर नहीं आई और उसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल वाकई इस किस्म के मसाइल हैं कि जो जिम्मेदारान हैं वो बच निकलते हैं, लेकिन जो मतलब है कि इसके APS के वाकया को जिन जिम्मेदार को जिन लोगों ने भेजा है, ये वाकई एक इंतहाई शर्म की बात है हमारे पूरे मुल्क के लिए। और ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि ये वाकया जो भगाने वाला है इसके फैसिलिटेटर कौन सी गवर्नमेंट थी और किसके दौर में ये वाकया पेश आया। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि जैसा कि अभी आप जलसा पर बात कर रही थी, इस हुकूमत को फिलफौर जो कि गैर नुमाइंदा हुकूमत है
इसको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होकर अपने घर चले जाना चाहिए। अली गौर बलोच क्योंकि साहब, ना ये महंगाई पर कंट्रोल कर पाती है, अली गौर ना बलोच साहब, ये- कतकलाई माफी, वो अभी नुसरत वाहिद साहबा कह रही थी कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त तो हुकूमत आपकी थी, आप लोगों ने क्यों नहीं इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करा के, इन्वेस्टिगेट करा के इसके जिम्मेदारान का जो है तयन किया? नहीं, इतने साल क्यों इंतजार किया कि पीटीआई की हुकूमत आए और वो फरार हो जाए या जी। वटेवर जो भी है। जी। देखें, ये उनकी बिल्कुल जिम्मेदारों का तयन हुआ। ज़रबे अज़्ब हमारे ही दौर में शुरू हुई, कराची का अमन हमारे ही दौर में बहाल सब कुछ हुआ। आप लोगों ने कर और लिया। आपको पता है कि दहशत गर्दी का जो जिन था उसको अगर वोट ने बंद किया तो उसका क्रेडिट भी हमारे दौर हुकूमत को जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जिस बंदे के चर्चे हैं कि जिस गवर्नमेंट ने पकड़े हुए लोगों को फरार करवाया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स क्यों नहीं करते? आप उनके नाम जो है वो इंक्वायरी करके सामने क्यों नहीं लाते और बताएं कि आपसे उसको फरार कराने के मकासद क्या थे? ठीक और है, तो आपको आप क्यों समझ जरूरत रहे हैं आपने कि क्यों नहीं पकड़ा? अपने गवर्नमेंट जमाने में क्यों नहीं पकड़ा? जो उन बच्चों की माएं इस वक्त हैं, तक जो इंतजार उनके क्यों किया कि वालिदैन कोई हैं, और जो हुकूमत पूरे आए और वो भगा दे पाकिस्तान की बकौल अवाम उनके? है, वो इस मौजूदा हुकूमत का गिरबान पकड़ कर कहते हैं कि बताएं हमारे औलाद के और हमारे फूलों के कातलों को आपने क्यों फरार करवाया? ठीक है, यानी कि ऑपोजिशन समझती है कि हुकूमत ने फरार कराया है, आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं। पर देखे ना, आप ही सहूलतकार हैं, किसके टाइम में वो फरार हुआ है? अच्छा, और- हुकूमत सहूलतकार है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये उसके सहूलतकार नहीं, सिर्फ ये जिम्मेदार भी है। जिम्मेदार भी है, सहूलतकार भी है। अच्छा चले, मैं इस पे फिर मजीद भी बात करती हूँ। मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी, ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन एक और नया महाज खड़ा है, सेनेट का इलेक्शन जी, जिसके ऊपर इस वक्त मामलात एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। यहाँ भी हमें एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है, हुकूमत ने जो खोला है। मैं ज़रा आपकी तरफ आती हूँ करीम साहब, सेंटर करीम ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये अभी जिस तरह से बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन की और जो हुकूमत कह रही है, तो आज रज़ा रब्बानी साहब कह रहे थे कि 11 मार्च रात 12 बजे ख़त्म होगी मुद्दत मौजूदा सेनेटर्स के। तो ये फ़ैसला जो फ़ैसले सीसीआई को करने थे वो काबीना कर रही है। काबीना हरगिज़ कबल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन का फ़ैसला नहीं कर सकती। आर्टिकल का भी बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 224 ये भी बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। 213 की भी वजाहत कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है आर्टिकल के तहत। तो ये आप लोग जो सारी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हुकूमत भी तो किसी ना किसी तहत ही इस चीज़ों को देख रही होगी, क्योंकि बाबर अवान साहब की बात हो रही थी कि जी वो कानूनी और आईनी मामलों के पेचीदगियों को देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से। जी देखिए, बाबर एवान जो आपके है, देरीना पुराने साथी, हाँ बस चलें। वो है हमारे ये भी पास। कह दूं आगे। हाँ बिल्कुल, आपका तोहफा जो नहीं, पीटीआई के धोखे पास की है, आवाज़ नहीं कितने है। सारे आपके ही तोहफे ना जो उनके पास हैं। नहीं, मेरी बात सुने, वो पहले जमा सलामी का था, फिर हमारे पास आया, अभी इनके पास है। तो वो एक विजर्ड है, विजर्ड। अच्छा। तो ठीक है ना, जहाँ तक ताल्लुक है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप उठाएंगे उसमें ये सेनेट का लिखा पड़ा है कि सेनेट किस तरह डिज़ोल्व होगी, किस तरह नए सेनेटर हर 3 साल के बाद आएंगे, वो डेट्स वेट्स हर चीज़ उसमें लिखी पड़ी है। और वो अगर तब्दीली करनी है तो उसमें आपको जो है 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट को करना है। नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और नहीं जो है पार्लियामेंट ये जो कैबिनेट काबीना जी नहीं कर सकती है। तो ये जो काम है वो पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट में वो चीज़ आ सकती है, दोनों ऐवानों में जाएगी, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के तहत चेंजेस होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से वो है पार्लियामेंट की है, जो कि क्या काबीना की नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड देकर ये चीज़ें अगर तब्दील करनी है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में आएगी, फिर उसके बाद एक ऐवान में जाएगी, फिर दूसरे ऐवान में जाएगी। जहाँ तक मैं इसकी इंटरप्रिटेशन समझ रहा हूँ, जो कि रज़ा रब्बानी भी इसी तरह की बात की है। और ये पता नहीं क्या, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो चाहते हैं कि बस इस तरह उस तरह करके हम इलेक्शन करवा दें और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्यूचर में लानी है
जिसमें वो इनविजिबल फोर्सेस को कोई स्पेस चाहिए। ये तो कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स का तरीकेकार ला रहे हैं, उसमें इनविजिबल कैसे हो जाएगा? नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये फरवरी में तो होगा ही नहीं। नंबर 1 जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज चले करना है, अगर मार्च में भी होता है तो शो ऑफ हैंड्स की जो भले बात हो रही है उसके लिए भी उसमें तो क्लियर हो जाएगा ना कौन किसको वोट डाल रहा है। आप जिसको भी दे रहे हैं, मगर उसके लिए भी एक तरीकेकार है ना। हाँ आपको जो है अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी ना। हाँ। वो अमेंडमेंट्स तो पार्लियामेंट करेगी ना, कैबिनेट तो नहीं करेगी। एवरीथिंग हैज टू कम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, एवरीथिंग हैज टू कम इन द पार्लियामेंट। नुसरत वाहिद साहब, कौन सा नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया ये? कल से एक तरफ इन्होंने डेडलाइन जैसी दी, वहीं से ये सामने आया कि जी अब तो वजीर आजम साहब ने सर जोड़ लिया है, काबीना में बैठ गए और डिसाइड कर रहे हैं, और कोर्ट भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटिशन लेके जा रहे हैं। सो आखिरकार रजू कर रहे हैं। तो ये सेनेट के मामलात ये वही फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ा है, 2 साल से हम आप लोगों से यही पूछ रहे होते हैं कि जो मामलात कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है चीज़ें हल होने वाली हैं, वो इस तरह से क्यों हो जाती हैं, वो मुतनाज़ क्यों बन जाती हैं? देखें, आपको पता है कि सेशन जब होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है। अपोजिशन लीडर्स 1.5 घंटा 2 घंटे स्पीच करते हैं, उसके बाद जब हमारी बारी आती है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। सही। आपके प्राइम मिनिस्टर को आज तक एक भी स्पीच, पहली स्पीच से लेके अब तक सुकून से करने को नहीं मिले। एक स्पीच उन्होंने की है कंप्लीट, उसमें ये लोग वॉकआउट करके जा चुके थे। ये गिला है आप लोगों का? गिला नहीं है, ये इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो मुझे बताएं उस असेंबली में आप किस तरह जो अमेंडमेंट्स और जो बिल्स वगैरह पास हुए हैं, जिनके ऊपर काम हुआ है, वो भी कितनी मुश्किलों से हुआ है वो हमें पता है। ये लोग तो सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब आपको पता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर सिर्फ शायद पाकिस्तान का अकलौता प्राइम मिनिस्टर आया है पुराने कायद अज़म और लियाकत अली ख़ान वगैरह के अलावा, जिसको सादिक और अमीन का खिताब मिला है अदालत की तरफ से। सही। उन्होंने ना खुद कोई बेईमानी की है ना करने देना चाहते हैं, लेकिन अच्छा। जाहिर है कि हम सारे 90% लोग तो हम में से करप्ट हैं, हमें पता ही नहीं होता हम करप्शन कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ को लागू करने के लिए यही कर सकते हैं कि हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है सेनेट में कितना हॉर्स ट्रेडिंग होती है। भाई रह चुके हैं सेनेटर, इनको पता है कितने करोड़ और कितने करोड़ दिए जाते हैं एक एक सीट के। इस चीज को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम इस तरह अर्ली इलेक्शन पे कैसे जा सकते हैं जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी? तो अदालत कर लेगी ना, अदालत के पास जाएंगे तो वो कह देगी कि भाई आप अदालत को अख्तियार नहीं है वो। अच्छा, जिसका भी है, को नहीं है अख्तियार। चलिए जिसका भी है वो उन्हें बता देगी कि नहीं करना है, फरवरी में नहीं हो सकता, मार्च में कर लें तो मार्च में कर लेंगे। इससे फ़र्क नहीं है। बात सिर्फ ये है कि शो ऑफ हैंड का मतलब है कि ईमानदारी से हो रहे हैं। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी थी वैसे जल्दी कराने के इलेक्शन, व्हाई इज दिस? सो क्या वजह क्या है? मुझे नहीं पता उनके, ठीक है, नहीं पता। अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाना है मैंने ना, चूंकि टाइम कम है और मुझे आप लोगों से वाइंड अप भी करवाना है प्रोग्राम। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइए कि ये जो अभी आप लोग एक तरफ 31 तारीख की डेट देते हैं, अगले दिन ही वज़ीर आज़म साहब ने पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं कि जी अब तो जाके फैब में होंगे। और अभी जैसे कह रही है नुसरत वाहिद साहिबा, सादिक और अमीन की जो बात करी है, खैर मैं बतौर ख़ुद भी एक कानून की स्टूडेंट होने के, ये वहाँ जो ये इस्तिआरात या ये जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल हुई तो वो उस पर हो गया था जी गॉडफादर का मामला है। यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए जब डिटेल जजमेंट आई और उसमें जो है ऑर्डर में चीज़ें हुई तो उसमें वो सादिक और अमीन को लेके बैठ गए ऑब्जर्वेशन वाले मामले में। लेकिन बहरहाल ये कोई उसके लुग़वी मायने नहीं होते उन चीज़ों के, ये फॉर द वैसे ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं इसके ऊपर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो नए इलेक्शन कराने की बात करें, सॉरी अर्ली इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब जैसे कि कह रहे हैं और आज भी दीगर लोग कहते रहे, और फिर हम देखते हैं अगर आइन को देखें उठा के तो आइन में इसकी गुंजाइश हमें नज़र नहीं आती। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि नुसरत साहिबा जो फरमा रही थी, मैंने बातें सुनी। मैं 2-3 गुजारिशात करूँगा। एक तो ये जो असम्बली है, ये बिल्कुल एक, इसको मैंने पहले भी बताया कि एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। असम्बली के तमाम कवानीन जो है वो बनाने के लिए असम्बली के पूरे निज़ाम को बेडोल किया जाता है। आप कह रहे रबर स्टैम्प वो गिला कर रही है कि आप लोग चलाने नहीं देते असेंबली? मेरी गुजारिश सुने ना, हाँ। मेरी गुजारिश सुने। ये उसका ये है कि असम्बली में जब भी जिस तरह से कि आप ये सेटअप से आया था, हाँ। उसमें भी असम्बली के
लोग जो थे, वो MLA जो थे, वो मेंबरान जो थे, वो उस पर प्रोटेस्ट करते रहे, उस पर उनको बोलने तक की इजाज़त ना दी गई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने तक की इजाज़त ना दी गई। और उसके बाद ये हुआ कि उसको मतलब है कि उन्होंने काउंटिंग भी प्रॉपर तरीके के साथ ना करवाई, हालांकि हर चीज़ पर बहस होती है, उन्होंने बहस ना करवाने दी, क्योंकि इन्होंने बाई हुक और क्रूक हर चीज़ पास करना। देखिए, ये सेनेट पर बात कर रहे हैं, सेनेट के लिए जरूरी है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करे, तो उस लेजिस्लेशन के लिए इनको असेंबली में जाना चाहिए। और पार्लियामेंट जो है, मुकदमा जो है, वो मुल्क सबसे बड़ा इदारा है, और कानून और आइन भी ये कहता है कि उसमें अमेंडमेंट के लिए ये हमेशा जो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कोई ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं आता। वो मतलब है कि ये काम जो है वो मुकदमा का है, अदलिया का ये कानून साजी। तो उसमें तो लेकिन ये भाई हुक और क्रूक, क्योंकि अब इनको पता है कि लोग इनकी पॉलिसी की वजह से, लोग इमरान खान की पार्टी की करप्शन की वजह से इनकी सीट्स पर और इनकी बेंचों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं, वो अपने हलकों में जा नहीं सकते, वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। इमरान न्यारी साहब की खुद ये हकीकत है कि जब वो देखते हैं कि अपोजिशन असेंबली में नहीं है, किसी के ऊपर वॉकआउट की है, तो भाग के आगे खिताब करते हैं। वो खुद ना पब्लिक को फेस कर पाते और ना ही असेंबली में ऑपोजिशन को फेस कर पाते। आज तक उन्होंने असेंबली में मेरा ख्याल जब भी ऑपोजिशन बैठी है किसी मौके पर आकर उन्होंने स्पीच नहीं की, शायद 1-2 दफा की हो। दूसरा ये इनके वज़रा के ये है कि ये जब इनको टाइम मिलता है तो ये मार्च सवाए अपनी सीट पर खड़े होकर ऑपोजिशन को गालियां देने के अलावा इनको कोई और कभी किसी ने गाली नहीं दी, कभी। जो इनका है उनको अपने काम के अलावा जो है दूसरा हर काम आता है। आप इनके मिनिस्टर देख लें, जो मतलब इनका सुबह 9-10 बजे से लेके रात बजे तक इनके वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खत्म होती, उनको ऑपोजिशन का फोबिया हो गया है। कभी वो जलसों पे बात करेंगे, कभी वो ऑपोजिशन पर बात करेंगे, कभी आज ये कह रही थी सादिक और अमीन, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जजमेंट दिखाएं कि आप भी कानून के स्टूडेंट हैं कि सुनामी केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इनको जजमेंट दिखाएं कि जिस मैप को आप इस्तेमाल करके आपकी गवर्नमेंट बनाई गई और उस मैप के किरदार के बारे में ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है। सुनामी केस पे तो बराह रास्त वजीर आजम की तरफ उनका इशारा था कि ये अरबों रुपए लट्टा बनी डाला में ही लगे हैं, मतलब है कि ये इतने बड़े दरख्त तो लग जाते तो पूरे पाकिस्तान में जंगल ही जंगल हो जाता। तो ये इन्होंने, और मैं एक आपको बड़ी मतलब है कि मजाक खेज करप्शन की इनकी कहानी ये है, मुख्तर मैं बताऊंगा कि जो NDMA इदारा इन्होंने बनाया उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में फिगर दिए तो उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपया हर कोरोना पेशेंट पे खर्चा है, और उसका मजाक है आपने तो किसी पेशेंट के ऊपर भाई 25 रुपए नहीं लगाए, आप 25 लाख की बात करते हैं। आपकी तो हमेशा ये होता है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जिनको कोरोना हो गया वो घरों में बैठे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। चले वो रिटायर हो गए, वो घर चले गए, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये उस वक्त करना था ना जब वो गए नहीं थे, अब तो रिटायर हो गए, उसके चेयरमैन चले गए। जो बंदा अरबों रुपए का टीका लगाता है और टीका लगाने के बाद तो उस वक्त ही कहते हैं ना, इमरान न्याजी साहब को ये खुद अपने जमाने में पकड़ते नहीं है किसी को। अब इमरान न्याजी परसों रिटायर हो गए वो साहब भी, अब इमरान का फोबिया हुआ है इन लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कितने अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। जो आप इतने हमदर्द हैं, जो लूटी हुई दौलत है वो ले आए ना पाकिस्तान में, आधी दौलत भी ले आए तो पाकिस्तान जो है कहाँ से कहाँ चला जाएगा। करप्शन करके आप कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो इसका मतलब है कि वजीर आजम करप्ट है। ये आपकी बताई हुई बात, अब आप माने ना कि आपका वजीर आजम करप्ट है। हमारा वजीर आजम बिल्कुल करप्ट नहीं है, महंगाई इसलिए हुई है कि आप लोग सारा लूट के ले गए, इसलिए। RTS की पैदावार चले बांड कर रही है ये। चले अली गवर्नर साहब, मैंने वाइंड अप करने टाइम पूरा हो गया है, वो पूरा टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर करीम खालिद साहब आपका, बस टाइम खत्म हो गया। नुसरत भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गवर्नर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल करना था आपसे वो दावर साहब पे, लेकिन अब वो टाइम ही नहीं बचा है, इसलिए जी इसी के साथ अपनी मेजबान रजा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।